हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ तो कि अभी CSIR नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और अब जिन बच्चों का जो उसमें कॉन्फिडेंट है कि उनमें हो जाएगा तो वो आगे अपने PhD का ड्रीम परस्यू करेंगे, या जिन लोगों ने लेक्चरशिप के लिए दिया था वो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं जॉब वॉब के लिए देखेंगे। बट मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का आज इसलिए है कि अब CSIR नेट का एग्ज़ाम हो गया तो अब आगे क्या करना है। अब ख़त्म हो गया, जो इतनी आपकी 6 महीने की तैयारी थी वो आपने पूरी जान लगा के पूरा एग्ज़ाम दे दिया। अब आगे आपको क्या करना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सब लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम अच्छा हो गया है या बुरा हुआ है, अब उस फेज़ को वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। 21 नवंबर को आपने पेपर दे दिया तो वहाँ पर उस कहानी का फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। अब आपको आगे क्या करना है, मेरे हिसाब से अब आप आगे तैयारी करिए शुरू GRE और IELTS या TOEFL एग्ज़ाम की, क्योंकि ये तो सभी लोगों को पता है कि जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, या जिन लोगों को भी रिसर्च करने का शौक़ है या साइंटिस्ट बनने का शौक़ है, जिनको इंटरेस्ट है, तो ये सब लोगों को पता है कि इंडिया में जो रिसर्च होती है और जो फॉरेन कंट्रीज़ या US में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रिसर्च होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ की फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी है। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो मेजॉरिटी साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं वो इंडिया में वो काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उन साइंटिस्ट को। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप लोग अब GRE की तैयारी शुरू कर दीजिए। GRE का एग्ज़ाम जिन लोगों को नहीं पता है वो 12 महीने होता है। 12 महीने आप कभी भी GRE की वेबसाइट पे जाइए, ETS एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज़ कराती है, और 12 महीने में आप कभी भी उसका एक स्लॉट बुक कर लीजिए। 2 महीने छोड़ के, 3 महीने छोड़ के, आपने शहर के अकॉर्डिंग आपको ये स्लॉट मिल जाएगा। 3 या 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है उसका, और नॉर्मल उसमें एप्टी पूछते हैं, तुम्हारा मैथमेटिकल 10th लेवल का मैथ्स पूछते हैं, और इंग्लिश देखो उसकी बहुत फाड़ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर भाई अभी भी आपके पास 2-3 महीने हैं, जब तक नेट का रिज़ल्ट आउट होगा या कहीं आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब आज भी आपको अगर रिज़ल्ट आउट हो जाता है तो अब आपको एडमिशन जो है वो जून वाले सेशन में मिलेगा। अब बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनवरी के सेशन में एडमिशन लेती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेती हैं, जितनी भी प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको अब जून वाले सेशन में ही एडमिशन होगा। तो अब ये 6 महीने वेस्ट करने से यह है कि दोबारा तैयारी करने से अच्छा है कि आप GRE की और IELTS की तैयारी कर लीजिए या TOEFL की तैयारी कर लीजिए। अब GRE की और TOEFL की तैयारी करने से फ़ायदा क्या होगा आपका, अगर आप इंडिया में भी PhD करते हैं, मान लीजिए आपका JRF क्लियर हो जाता है और आपका आपने एडमिशन ले लिया किसी IIT में, तो अब GRE की अगर आप मान लो GRE का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया और आप जाना नहीं चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको फ़ायदा क्या होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है जब आप GRE के लिए प्रिपेयर करेंगे वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और IELTS के लिए आपकी जो राइटिंग इंग्लिश है, जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तभी आपका IELTS का एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब इस चीज़ का फ़ायदा कहाँ पे होगा, जब आप अपनी PhD में जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, आप अपनी टॉपिक का जो सिनॉप्सिस होगा वो आपका अप्रूव होता है यूनिवर्सिटी बोर्ड से, फिर आपका जो आप रिसर्च कर चुके हैं वो आप पब्लिकेशन लिखेंगे, तो वो राइटिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी पहले से वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, नहीं तो उस टाइम पे जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो ठीक ठाक काम कर लेते हैं या अच्छा भी काम कर लेते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छा काम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सारे ही बेकार होते हैं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और मुझसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है, बट मेरी डिसेंट इंग्लिश है। आई कैन राइट एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश प्रीटी कॉन्फिडेंटली। बट होता क्या है कि जब आप PhD में जाते हैं, जब आपको पब्लिकेशन लिखना होता है, उसकी एक अलग लेवल ऑफ इंग्लिश होती है जो आपके गाइड को समझ में आनी चाहिए, और जहाँ आप पेपर पब्लिश करा रहे हैं उसके एडिटर को समझ में आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एडिटर, आपकी जो फॉरेन कंट्रीज़ के एडिटर हैं, वो ये कह के आपका पेपर रिजेक्ट कर देते हैं या पेपर रिवीजन में डाल देते हैं कि इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आप GRE और आपकी TOEFL की तैयारी शुरू कर लीजिए। GRE के लिए आपको 2-3 ऑनलाइन वेबसाइट बता दूंगा, आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स जितने भी ये समझ लीजिए, आप अगर आप MSc कर चुके हैं तो मैथ्स आपका ठीक ठाक होता है। GRE के एग्ज़ाम में मैथ्स में सिर्फ आपकी स्पीड देखी जाती है, उसमें कोई दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं आता, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपका A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ उसमें स्पीड देखनी है, तो आपको स्पीड की तैयारी करनी है उसके लिए। और इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर यानी उसकी वोकैबुलरी बढ़ाओ, और फिर आपकी इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो, या इंग्लिश के जो ब्लॉग्स होते हैं वो पढ़ो डेली 1-2 घंटा। तो उसमें क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे जो आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है, अब इंग्लिश की राइटिंग है, पढ़ने से भी राइटिंग इंग्लिश की इंप्रूव हो जाती है। तो आप धीरे धीरे GRE की तैयारी शुरू करिए। और IELTS का अगर आप GRE की तैयारी शुरू करेंगे तो IELTS की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो जाती है। उसमें स्पोकन इंग्लिश आती है, 4 सेक्शन होते हैं IELTS के एग्ज़ाम में। आपका राइटिंग का सेक्शन होता है, स्पोकन का इंग्लिश होता है सेक्शन होता है, और 2 सेक्शन और होते हैं इसमें, राइटिंग, स्पीकिंग
दो सेक्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट 4 सेक्शंस होते हैं। मैंने भी 4 साल पहले दिया था, मैंने 2013 में दिया था, तब मेरा 7.5 का बैंड आया था। मैंने कोई खास तैयारी नहीं की थी, बट क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी कि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरी फिर एमटेक की बैकग्राउंड है, फिर मैंने 2-3 साल जॉब भी करी है, तो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो मेरा उसमें मतलब कोई खास बिना तैयारी के हो गया था। बट जो मैंने बहुत लोगों को सुना है जिनका आइलेट्स की जो स्पेशल कोचिंग भी लेते हैं और उसके बाद भी उनका बैंड क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर दीजिए। नेट पर ढूंढिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें कि आप कौन सी वेबसाइट से कांटेक्ट करें, तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको 2-3 वेबसाइट के लिंक शेयर कर दूंगा जो आपकी तैयारी में हेल्प करते हैं, जीआरई या आइलेट्स की। आइलेट्स में बेसिकली आपका सब प्रैक्टिस का खेल है। आप जितनी ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप राइटिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप पूरा प्रैक्टिस का गेम है आइलेट्स में। और टॉफल में भी आइलेट्स, सब दोनों एग्ज़ाम बराबर बराबर होते हैं, बस दोनों की एजेंसीज अलग अलग हैं कि एक दूसरी एजेंसी कराती है, एक आइलेट्स दूसरी एजेंसी कराती है। बस इसमें फ़र्क ये है कि कुछ यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टॉफल को प्रेफर करती हैं, आइलेट्स को प्रेफर नहीं करती। वो सिर्फ मांगती है टॉफल का स्कोर चाहिए उनको, आइलेट्स का स्कोर मांगती नहीं है। बट 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे एक्सेप्ट आइलेट्स और टॉफल स्कोर। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कि अगर वो आइलेट्स की तैयारी कैसे करें या टॉफल की तैयारी कैसे करें या फिर जीआरई की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, वो इस कमेंट बॉक्स के सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ और दोज वेबसाइट्स विच आई हैव रेफर्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जीआरई एंड योर आइलेट्स एंड टॉफल एग्जाम। बट ये मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। ये समझ लीजिए CSIR नेट के आगे ये बच्चा एग्ज़ाम है। CSIR नेट का लेवल इतना है तो GRE का लेवल इतना है। अब GRE में 2 पेपर होते हैं, ये ध्यान लीजिए। GRE में एक सब्जेक्टिव पेपर भी होता है और एक नॉर्मल पेपर हो जिसमें एप्टी और इंग्लिश आती है। जो सब्जेक्टिव पेपर है वो CSIR लेवल से ऊपर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये समझ लीजिए 95% यूनिवर्सिटीज़ सब्जेक्टिव स्कोर नहीं मांगती है। जीआरई का जो सब्जेक्टिव पेपर है, आप में उसमें लाइफ साइंसेस का पेपर भी होता है, वो आपसे वो नहीं मांगती। वो सिर्फ आपकी चेक करती हैं आपकी पीएचडी के एडमिशन के टाइम पे। दे चेक ओनली फॉर योर एप्टीट्यूड, कि आपकी इतनी औकात है कि आप रिसर्च कर लेंगे। रिसर्च में एक बात ध्यान लीजिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ इंटेलेक्ट यू आर और हाउ इंटेलिजेंट यू आर। रिसर्च में वेन एवर यू आर डूइंग ए PhD, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ परसिवरेंस। जब आपको कोई हर्डल आती है तो आप वहाँ पर रुकते हैं या उसको क्रॉस करके, वेट करके, उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, इधर उधर से कुछ निकाल के, उसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है कि आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जो ब्रिलियंट थे, बट दे आर डूइंग ए PhD, दे आर डूइंग देयर पोस्ट डॉक, बट वहाँ पर क्या होता है कि वो स्टक हो जाते हैं, तो वो कुछ सोच नहीं पाते, एकदम से रुक जाते हैं। और जो PhD में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया, परसिवरेंस। आपको परसिवर करना है। बहुत ज़्यादा टाइम बार PhD में ऐसा होता है कि आपको मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है कि आपका गाइड आपकी बात नहीं सुनता है, आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा एक्सपेरिमेंट का क्या एनालिसिस करूँ, गाइड को हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपके लैबमेट्स आपके हेल्प नहीं कर रहे, तब आपको खुद ही करना है। क्योंकि PhD इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग टू मेक यू एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। जब आप PhD कंप्लीट कर लेंगे तो ऑन पेपर आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप एक इंडिपेंडेंट लैब एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसी की वो ट्रेनिंग है। तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि गाइड आपको स्पून फीडिंग करेगा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट लगा लो, या आपके लैबमेट्स जो है भाई ये एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट आएगा, ऐसा एनालिसिस करना पड़ेगा। यह सब आपको खुद ढूंढना पड़ता है। अब आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई जैसे फैक्स एक टेक्निक है, फ्लो साइटोमेट्री, वो अगर आप यूज़ करेंगे तभी वो आएगी, और उसका ट्रबल शूटिंग में जब आप यूज़ करेंगे तभी आएगी। वो स्टार्टिंग का कोई आपका गाइड या आपके लैब मेंबर्स बता सकते हैं, बट अल्टीमेटली एनालिसिस आपके एक्सपेरिमेंट का आप ही करेंगे। क्योंकि हो सकता है जो आपका लैब मेंबर हो उसका एक्सपेरिमेंट ठीक है, उसने यूज़ फ्लो साइटोमेट्री करी होगी, बट उसका एक्सपेरिमेंट कुछ और हो, वो एनालिसिस कोई और चीज़ करना चाह रहा हो, आप कुछ और एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो सारी एनालिसिस आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है। तो PhD में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है आपकी परसिवरेंस, की आप उस चीज़ को कितना झेल सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैं बस उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अब आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम हो गया, तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GRE एंड आइलेट्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी कोविड के टाइम पे एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, और सबसे अच्छी बात अभी क्या है कि अभी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करें या नहीं करें, या यूनिवर्सिटी भेजें एप्लीकेशन या नहीं भेजें। तो अभी भी यूनिवर्सिटी ये समझ लीजिए फुल फ्लेज ओपन तो है नहीं, और फुल फ्लेज ओपन होने के इसलिए बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं उतना। तो अब आपकी एप्लीकेशन समझ लीजिए, पहले जहाँ 5000 एप्लीकेशन आती थी वहाँ अब आ रही हैं 4000 एप्लीकेशन। तो 4000 में ऑटोमेटिकली 1000 का कंपटीशन तो पहले ही हट गया ना आपके लिए। तो अब उसमें मतलब आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस ये कहते हुए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके।